वेलकम। नमस्कार आप सबको। पुनः एक बार फिर स्कूल व्याख्याता भूगोल की महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह अब मैंने क्लासों को टॉपिक वाइज कर दिया है, हालांकि थोड़ा टाइम से आ रही है क्लास। आज हम समुद्र विज्ञान ओशनोलॉजी के प्रश्नों पर बात करेंगे। ये प्रश्न काफ़ी यूजेबल इम्पोर्टेंट है और हम इनके प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ इनके विश्लेषण पर भी बात करेंगे। तो चलते हैं। इससे पहले एक मिनट। इससे पहले मैं बात कर लूँ स्कूल व्याख्याता के ऑनलाइन कोर्स और टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी। नीचे जो डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर आप सर्च करके एप्लीकेशन पर जा करके टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपनी मंजिल टेस्ट सीरीज चल रही है एन के ज्योग्राफी पॉइंट ऐप पे। गूगल प्ले स्टोर पर एन के ज्योग्राफी पॉइंट ये एप्लीकेशन है अपना, ये इस सिंबल से, और यहाँ जा कर के आप ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस नाम से फोल्डर बना हुआ है स्कूल व्याख्याता भूगोल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और पूरा समझाया हुआ है। मैंने यूट्यूब पर ही एक वीडियो इसका डाल रखा है जहाँ आपको मैक्सिमम 6000 क्वेश्चन उपलब्ध होंगे, मिनिमम 5000 क्वेश्चन उपलब्ध होंगे, और टोटल 50 टेस्ट है कम से कम। पूरा शेड्यूल दे रखा है अलग। खैर, इस पर इतनी बात करेंगे। हम सीधे प्रश्नों पर बात करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी परत 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई में या गहराई के मंडल में सागरीय जल के घनत्व में त्वरित परिवर्तन को इंगित करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। समुद्र के 300 से 1000 मीटर की गहराई की कौन सी परत है जिसमें डेंसिटी चेंजेस होता है, अर्थात घनत्व में परिवर्तन होता है? हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, पाइक्नोक्लाइन और इकोक्लाइन। ये आपके सामने प्रश्न है। ये प्रश्न आपने एग्जाम में कई बार देखा होगा। देखो, आपने अपना उत्तर लिख लिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं पाइक्नोक्लाइन मानता हूं, पिक्नोक्लाइन मानता हूं। हाँ, आपकी बुकों के अंदर या कुछ कई बार आरपीएससी ने कभी गलतियां की होगी, फिर उसको संशोधन किया होगा, थर्मोक्लाइन माना होगा। देखो, समुद्र के गहराई के अंदर जब ऊर्ध्वाधर तापमान, घनत्व और लवणता का वितरण पढ़ते हैं तो वहां 3 शब्द आते हैं। एक थर्मोक्लाइन आता है, एक हेलोक्लाइन आता है, और एक पाइक्नोक्लाइन कह दें या पिक्नोक्लाइन कह दें तो भी चलता है। वैसे ये जलीय क्षेत्र लगभग सब में सेम रहता है। समुद्र की गहराई के अंदर जब आप 300 से लेकर के 1000 मीटर के बीच में जाओगे तो वहां के जल में टेम्परेचर बहुत तीव्र गति से परिवर्तित होता है, और उसी परत के अंदर टेम्परेचर के साथ साथ लवणता भी बहुत तेज गति से बदलती है, और जब लवणता बदलती है तो घनत्व भी बदलता है। जब हम तापमान के संदर्भ में पढ़ेंगे तो कहेंगे थर्मोक्लाइन, कि तापमान में परिवर्तन आता है, उस परत को क्या बोलेंगे? थर्मोक्लाइन। और जब हम बात करेंगे लवणता की तब हम बात करेंगे हेलोक्लाइन की। जब हम कहेंगे कि लवणता में तीव्र परिवर्तन आता है तो हम हेलोक्लाइन की बात करेंगे, और जब घनत्व में परिवर्तन की बात करेंगे तो हम इसको कहेंगे पाइक्नोक्लाइन। ओके, कई बुकों में आपको थर्मोक्लाइन मिलेगा, लेकिन जब घनत्व में त्वरित परिवर्तन की बात आती है तो मैं इसको पाइक्नोक्लाइन सही मानता हूं, पिक्नोक्लाइन सही मानता हूं। बाकी 300 से 1000 मीटर के मध्य ये परत लगभग सबके लिए ही काम आती है। जब हम बात थर्मोक्लाइन की करेंगे तो यहां तापमान में तीव्र गति से गिरावट आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक परिवर्तन हो गया। डेंसिटी के अंदर अचानक डेंसिटी में बदलाव आता है। अब जब तापमान है वो अचानक घटता है तो डेंसिटी अचानक इसकी बढ़ती है। और लवणता की बात करें तो लवणता में भी यहां अचानक परिवर्तन आता है, अर्थात तेज गति से। कुछ क्षेत्रों के अंदर, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में तो ये नहीं मिलेगी, कुछ क्षेत्रों में अचानक ये घटती है और कुछ क्षेत्रों में अचानक ये बढ़ती है। जैसे विषुवतीय क्षेत्र की बात करें तो वहां ये अचानक बढ़ती है, बाकी ध्रुवीय क्षेत्रों में ये हेलोक्लाइन देखने को नहीं मिलती है। चलो ठीक है, इस पर बात हो गई। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें।
प्रकाश मंडल की सीमा निर्धारित होती है। प्रकाश मंडल विद्यार्थियों समुद्र का वह भाग होता है जहां पर सूर्य की किरणें अर्थात प्रकाश पहुंचता है। तो प्रकाश मंडल की सीमा किससे निर्धारित होती है? समुद्री जल की डेंसिटी से, समुद्री जल की लवणता से, सूर्य के प्रकाश की प्रविष्टि से, या समुद्री जल के तापमान से। ये प्रश्न कई बार आपको कंफ्यूज करता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर सूर्य प्रकाश की प्रविष्टि से है। ये प्रश्न आपको केवल भ्रमित करने के लिए दिया गया है, बाकी इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। कई बार हम समझते हैं कि डेंसिटी, लवणता और टेम्परेचर, क्या ये कहीं सूर्य प्रकाश को रोकते हैं, बाधक करते हैं? हाँ, रोकते होंगे, बाधक करते होंगे, लेकिन जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है उसको ही हम प्रकाश मंडल कहते हैं जलमंडल के संदर्भ में। निम्नांकित में से किसे सागरीय हिमपात कहते हैं? विद्यार्थियों, ये सागरीय हिमपात एक शब्दावली है, यूं कहें एक प्रकार की तार्किक शब्दावली है। तो किसको बोलेंगे? सागरीय सतह पर हिमतूल का लगातार गिरना, सागरीय सतह पर ओलों का लगातार गिरना, सागरीय नीतल पर हिम गुटिकाओं का लगातार गिरना, सागरीय नीतल पर लगातार अत्यंत छोटे सागरीय अवसादों का गिरना। ये प्रश्न यदि आपने ओशोनोलॉजी पढ़ी है ढंग से तो आपके दिमाग में बैठेगा, इसमें ये सही है। सागर के नीतल पर लगातार छोटे छोटे अवसादों का गिरना, ये कहलाता है सागरीय हिमपात। ओके, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। वैसे एक शब्दावली के रूप में आपको ध्यान रखना है कि सागरीय हिमपात का मतलब होता है छोटे छोटे अवसादों का नीतल के ऊपर गिरना, ये सागरीय हिमपात है। महाद्वीपों से जुड़ा हुआ एवं डूबा हुआ भूभाग जो 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता है उसे कहते हैं। कई बार हम हैं और नहीं इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे प्रश्न गलत कर बैठते हैं। यानी महाद्वीप से जुड़ा हुआ अर्थात महाद्वीप के टच और डूबा हुआ भाग है जो 600 मीटर से अधिक गहरा नहीं है, क्या कहलाएगा? गहरा सागरीय मैदान, महाद्वीपीय मग्न तट, या महाद्वीपीय मग्न ढाल, या महाद्वीपीय मग्न तट, या इसमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के अंदर महाद्वीपीय मग्न तट सही होगा। ओके विद्यार्थियों, जब हम महाद्वीप के तट से लेकर के महासागर की गहराई तक का जब हम हिप्सोमेट्रिक कर्व देखते हैं, तो जैसे ये महाद्वीपीय तट है, उसके बाद एक मंद ढाल वाला क्षेत्र आएगा, बिल्कुल मंद ढाल, ये कहलाता है आपका महाद्वीपीय मग्न तट। ये हमेशा महाद्वीप से जुड़ा हुआ होगा। ये महाद्वीपीय मग्न तट है, महासागरीय मग्न तट ऐसी शब्दावली यूज नहीं होती है। उसके बाद एक तीव्र ढाल वाला क्षेत्र आएगा जहां पर अत्यधिक ढलान है वो बढ़ती है, उसको कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। और ध्यान रखना इसका नाम भी महाद्वीपीय ढाल है। ओके, और उसके बाद विद्यार्थियों जो भाग आता है इसको कहते हैं गहन सागरीय मैदान। गहन सागरीय मैदान। और गहन सागरीय मैदान के अंदर ही होती है महासागरीय कटक। ये सागर का एक पोर्शन है और ऐसा का ऐसा पोर्शन दूसरी तरफ भी पाया जाता है। गहन सागरीय मैदान है, ढाल है, उसके बाद में मग्न तट है और फिर पाया जाता है महाद्वीप। ये दूसरी तरफ भी इसी तरीके का है। कई बार इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि महाद्वीपीय तट से महासागरीय कटक की ओर सही क्रम क्या है। तो पहले महाद्वीपीय मग्न तट आता है, फिर ढाल आता है, फिर गहन सागरीय मैदान आता है और फिर महासागरीय कटक आती है। ज्यादातर गर्त होते हैं वो इस महासागरीय ढाल के सहारे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। निम्नांकित में से कौन सा कारक महासागरीय तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? किसकी बात कर रहा है ये? महासागरीय तापमान के वितरण की बात कर रहा है। प्रचलित पवन, वर्णाच्छादित भूभाग से दूरी, महासागरीय धाराएं और अंतःसागरीय कटक। यानी समुद्री जल के तापमान के वितरण को कौन प्रभावित नहीं करता है? तो विद्यार्थियों याद रखना इसका कोई लेना देना नहीं है। वर्णाच्छादित भूभाग से दूरी ये प्रभावित नहीं करेगा। अब प्रभावित कौन करता है? देखो, प्रचलित पवन करती है। आप कहोगे सर कैसे करती है? यदि पवन ठंडे क्षेत्र से होकर के आ रही है तो वो महासागर के तापमान को घटा देगी। गर्म क्षेत्र से होकर के आ रही है तो वो महासागर के तापमान को बढ़ा देगी। महासागरीय धाराएं भी ठीक इसी तरीके से प्रभाव डालती है।
गर्म धाराएं जिस क्षेत्र में जाती है वहां के तापमान को बढ़ाती है और ठंडी जल धाराएं जिस क्षेत्र की जाती है वहां के तापमान को घटाती है। अंतःसागरीय कटक, देखो विद्यार्थियों ये अंतःसागरीय कटक है, ये धाराओं के प्रवाह में बाधक बनती है और धाराएं हमेशा तापमान का वितरण स्थापित करती है। तो कहीं न कहीं कटक भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। और वैसे महासागरीय कटकों के सहारे ज्वालामुखी का मैग्मा बाहर आता है तो वो भी एक टेम्परेचर को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक तरफ अक्षांश मंडल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ लवणता दी हुई है। थोड़ा सा गहराई से देखना, ये सारे उत्तरी गोलार्ध के हैं। किसका किसके साथ कनेक्शन होगा, यानी 70 से 50 से 70 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच में लवणता कितनी है, 40 से 50 के बीच में कितनी है, 15 से 40 के बीच में कितनी है और 0 से 15 के बीच में कितनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और फिर नीचे कूट दिया गया है, आप आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं, देखो विद्यार्थियों, यदि हम बात करें कि 0 से 15 डिग्री के पास लवणता कितनी होती है, तो थोड़ी सी लवणता हाईएस्ट जो होता है वो 20 डिग्री से 40 डिग्री के आसपास हाईएस्ट होता है, तो उससे थोड़ा कम ले लें। वैसे ये जो सिनेरियो मैं कहता हूं, ये जैसे आपके सबसे ज्यादा लवणता है ना 35 से 36, ये लवणता इस बेल्ट की है, यानी दुनिया के अंदर सर्वाधिक लवणता होती है विद्यार्थियों, वो उत्तरी गोलार्ध में होती है 20 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच, और दक्षिण गोलार्ध में होती है 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच। ये इस बेल्ट के अंदर सबसे ज्यादा लवणता है। तो अब ये नॉर्दर्न का है, तो नॉर्दर्न में सर्वाधिक लवणता जैसे 35 से 36 लवणता है, वो आपको मिलेगी 40 से 15 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच, और उससे कम मिलेगी वो विषुवत रेखा के आसपास है। तो उससे कम जैसे ये 34 से 35 है, ये जो सिनेरियो है, तो हाँ इसका संबंध इससे हो जाएगा। तो ये देखो सिनेरियो बैठ रहा है, 3 का संबंध 2 से, ये 3 का संबंध 2 से, 4 का संबंध 1 से, 4 का संबंध 1 से। अब देखो, अब वापस है वो अपने घटते क्रम के अंदर चली जाएगी। 40 से 50 है तो 40 से 50 थोड़ी और घटेगी, कहां तक चली जाएगी, 33 से 34 के बीच में चली जाएगी। और 70 से 50 है तो यहां और कम हो जाएगी, 31 के आसपास होगी। तो ये सीक्वेंस बैठेगा आपका, ये 4 नंबर सही होगा। मेरे कहने का तात्पर्य, अब यहाँ डिजिट को याद रखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है और वहां कितनी पाई जाती है। तो सर्वाधिक लवणता उत्तरी गोलार्ध में है 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, कितने 20 से 40, और वहां लवणता आपको कितनी मिलेगी, लगभग 35 से 36 प्रति हजार मिलेगी। तो ये एक चीज यहां पहले से ही निकल जाती, बाकी वालों का सारा याद रहता नहीं है, ये पहले से ही निकल जाएगी कि 35 से 36 है, ये तो 15 से 40 के बीच में होनी चाहिए। तो वैसे ही एक से ये पूरा प्रश्न है वो सॉल्व हो रहा है। फिर भी हमें ध्यान रखना है कि उसके बाद, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो उसके बाद लवणता है वो विषुवत रेखा पर रहती है, तो विषुवत रेखा पर 34 से 35 के आसपास रहती है, फिर 40 से 50 पे, 33 से 34, और फिर गिरती जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत महासागरीय ज्वार से संबंधित नहीं है, ध्यान से सुनना, महासागरीय ज्वार से संबंधित नहीं है। कभी कभार हम देखते हैं ज्वार से संबंधित है और किसी एक पर हमारी नजर जाती है और उसको हम टिक कर देते हैं। नहीं की पूछ रहा है तो संतुलन सिद्धांत ये तो है, भू संतुलन सिद्धांत ये नहीं है, तो ये आपका उत्तर होगा राइट। उसके बाद में प्रगामी तरंग है और स्थैतिक तरंग है, तो ये मैंने एक दो जो क्वेश्चन सीरीज आई थी उसमें और भी बताया था। देखो विद्यार्थियों, जो संतुलन सिद्धांत है वो न्यूटन का है, ये आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। और संतुलन सिद्धांत केवल ये बात बताता है कि पृथ्वी में वन ए टाइम 2 स्थानों पर ज्वार आएगा और उसके संतुलन के लिए समकोण स्थिति पर भाटा आएगा। एक जगह मैंने चित्र से भी बताया था, जैसे ये पृथ्वी है तो एक ही टाइम, संतुलन सिद्धांत ये कहता है कि वन टाइम में 2 ज्वार आएंगे एक साथ पृथ्वी पर। जैसे इस भाग के अंदर ज्वार आ रहा है, माना कि चंद्रमा की वजह से आ रहा है, और तो फिर इस भाग के अंदर ज्वार आएगा अब के अंदर ये बल की वजह से, ठीक है। अब जब यहां इन दोनों ही कंडीशंस में पानी ऊपर उठेगा तो इनका संतुलन बिठाने के लिए यहां है वो पानी
नीचे धसेगा। नीचे धसेगा का मतलब यहाँ बाटा की स्थिति बनेगी और यहाँ है वो ज्वार की स्थिति बनेगी। तो ज्वार के संतुलन के फलस्वरूप उसके समकोणात्मक स्थिति पे बाटा आता है। ये संतुलन का सिद्धांत है। भू संतुलन सिद्धांत ये तो आइसोस्टेसी का है, ये ज्वार बाटे का नहीं है। प्रगामी तरंग सिद्धांत जो वेल ने दिया था, वेवेल भी कहते हैं और इसको हुवेल भी कहते हैं, ठीक है, वेल। और स्थैतिक तरंग सिद्धांत ये हैरिस का है, ठीक है। ये काफी अच्छे सिद्धांत है। ये स्थैतिक तरंग सिद्धांत को अपरगामी तरंग सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ले, उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवत-रेखीय धाराओं के मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं? उत्तर से दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा, इनके बीच में पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है धारा, इसको क्या बोलेंगे? प्रतिविषुवत रेखीय, उत्तरी प्रतिविषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी प्रतिविषुवत रेखीय धारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये उत्तर होगा। देखो विद्यार्थियों, दो महासागरों में हमेशा ध्यान रखना, प्रतिविषुवत रेखीय धारा एक तो प्रशांत के अंदर चलती है और एक चलती है अटलांटिक में। हिंद महासागर में कभी भी प्रतिविषुवत रेखीय धारा नहीं चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रशांत महासागर में उत्तरी प्रशांतीय धारा और दक्षिणी प्रशांतीय धारा जो हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ आती है, कौन? उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत। जैसे ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के पास दो धाराएं चलती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती है, उसको बोलते हैं उत्तरी विषुवतीय धारा, और दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, इसको बोलते हैं दक्षिण विषुवतीय धारा। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये जो उत्तरी विषुवतीय और दक्षिणी विषुवतीय धारा है, ये पूर्व से पश्चिम में चलती है। ओके, ये सबको पता है ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट को। ये जब महाद्वीपों के तट से टकराती है, जैसे इधर महाद्वीप होंगे, इन तटों से टकराएगी तो ये उत्तर की तरफ मुड़ती है और ये दक्षिण की तरफ मुड़ती है, लेकिन कुछ पानी है वो इसका और इसका मिल करके वापस चलता है। अब ध्यान से देखो, ये जो वापस जा रही है ना, ये प्रतिविषुवत रेखीय धारा है और इसकी जो डायरेक्शन है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो दो प्रश्न एक साथ क्लियर हो गए। धारा का नाम प्रतिविषुवत रेखीय धारा और इसकी डायरेक्शन क्या है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। और एक प्रश्न है कि ये केवल प्रशांत और अटलांटिक में ही मिलेगी, हिंद के अंदर इस तरीके की धारा देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाएं। अगला आपका प्रश्न है, शीतकाल में जो महासागरीय धारा चलना बंद हो जाती है वह है? अच्छा प्रश्न है। हिंद महासागर में उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा, उत्तरी प्रशांत महासागरीय ड्रिफ्ट, अगुलास की धारा, उत्तर अटलांटिक ड्रिफ्ट। जैसे ही हिंद महासागर नाम आया तो हमारा दिमाग चला गया इस पे। विद्यार्थियों ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा महासागर जिसमें धाराएं ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। और हिंद महासागर में भी कौन सा? उत्तरी हिंद महासागर। यानी ये हवाओं के व्युत्क्रमण की वजह से केवल उत्तरी हिंद महासागर में ही धाराएं अपनी दिशा बदलती है। धाराओं का व्युत्क्रमण केवल उत्तरी हिंद महासागर में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून, उस समय यहां का जो जल होता है वो बिल्कुल उल्टा चलता है। उल्टा किधर चलता है? हम मान लें कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाता है, यानी अफ्रीकी तट से होता हुआ भारत इंडोनेशिया की तरफ जाता है। और जब उत्तरी पूर्वी मानसून आता है तो उत्तरी पूर्वी मानसून है वो इस जल को एकदम उलट देता है। इस समय जल है वो उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी, इंडोनेशिया, इनके पास से होता हुआ अफ्रीका की तरफ जाता है। तो ये इसने लिखा है कि शीतकाल में जो महासागरीय धारा चलना बंद हो जाती है वो है हिंद महासागर की उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में चलने वाली धारा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें, एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में जितना विलंब होता है वह है। यहां आपको यह ध्यान रखना है कि एक स्थान पर अगला ज्वार कब आता है। पहले तो इस प्रश्न का आप उत्तर देख लीजिए कि एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में कितना विलंब होता है। 26 मिनट का, 52 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा 26 मिनट का विलंब होता है। आप कहोगे नहीं, हमने तो सर पढ़ा है 24 घंटे 52 मिनट बाद आता है, लेकिन ये कहता है कि अगले ज्वार में,
यहां अगले ज्वार का मतलब होता है किसी एक स्थान पर एक दिन में दो ज्वार आते हैं। जैसे ये ए स्थान है, ठीक है, इस ए स्थान पर आज के दिन का पहला ज्वार जैसे 9 बजे आया है सुबह, और वो 9 बजे किसकी वजह से आया है? चंद्रमा की वजह से आया है। फिर ठीक 12 घंटे बाद, कितने? ठीक 12 घंटे बाद यहां अप के अंदर ये बल की वजह से ज्वार आएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको यह ध्यान रखना है कि 24 घंटे में किसी एक स्थान पर दो बार ज्वार आता है। यहां किसी पर्टिकुलर ज्वार की बात नहीं की है। जैसे देखो विद्यार्थियों, एक होता है प्रत्यक्ष ज्वार, ठीक है, और एक होता है अप्रत्यक्ष ज्वार। जब ये दोनों नाम आ जाते हैं तो मामला हो जाता है गड़बड़। प्रत्यक्ष ज्वार का मतलब होता है चंद्रमा के आकर्षण की वजह से आने वाला ज्वार। यदि यहां आता कि एक स्थान पर आने वाले अगले प्रत्यक्ष ज्वार में कितना विलंब होगा, तो प्रत्यक्ष ज्वार हमेशा 24 घंटे के बाद आता है, और 24 घंटे के बाद उसमें विलंब होता है 52 मिनट का, ठीक है। जबकि ये कह रहा है कि अगले ज्वार में, तो अगला ज्वार जैसे कोई भी ज्वार या सुबह 9 बजे आया तो ठीक 12 घंटे बाद एक और ज्वार आएगा, एक और ज्वार आएगा, लेकिन उस ज्वार में 12 घंटे के साथ विलंब कितना हो जाएगा? 26 मिनट का विलंब हो जाएगा। अब ये विलंब की कहानी क्या है? ये चंद्रमा के परिक्रमण की वजह से पृथ्वी के किसी स्थान को वापस उसी स्थिति में आने में अपने नियत समय जैसे 12 घंटे या 24 घंटे के बाद ये एक्स्ट्रा समय लेना पड़ता। मैं एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्लियर हो गया। एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में कितना विलंब होता है? 26 मिनट का। और अब मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बता देता हूं, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्वार और इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न। विद्यार्थियों, नॉर्मली ये 26 मिनट का गैप क्यों आया? ये आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि सर कई बार 26 मिनट, 52 मिनट, 13 मिनट और इनके साथ में जैसे 6 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे, ये इस तरीके से अलग अलग आते हैं और उन प्रश्नों पर काफी कंफ्यूज हो जाता है। और जब इसके साथ ये घालमेल हो जाता है ज्वार और भाटा, कभी कभार चलो ज्वार की कहते हैं तब तो ठीक ही है, फिर भाटा कह देते हैं तो और मामला गड़बड़ हो जाता है। देखो, हर ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। तो पहले ये मिनटों वाला मामला देख लेते हैं, ये विलंब क्यों होता है ये मामला देख लेते हैं। एक्चुअल में विद्यार्थियों, इसको मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूं। ये है पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है, और चंद्रमा की मैं ऑर्बिट बताता हूं। इसके बार बार चंद्रमा घूम रहा है ऐसे, ठीक है, ये इस डायरेक्शन के अंदर। अब मैं थोड़ा आभासी दुनिया में आपको ले जाता हूं। जैसे पृथ्वी इस तरीके से रोटेट हो रही है, हो ये ऐसे माना कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, और चंद्रमा भी इस तरीके से रोटेट हो रहा है, चंद्रमा भी ऐसे जा रहा है। ओके, ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा बात। पृथ्वी 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है, चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में अपना एक चक्कर है वो पूरा करता है, 27.5 दिन में। तो हमेशा चंद्रमा 1/27.5 भाग क्लियर करता है, यानी पृथ्वी की टोटल ऑर्बिट का हमेशा चंद्रमा 1/27.5 भाग क्लियर करता है, 1/27.5 भाग क्लियर करता है। यानी टोटल चंद्रमा अपने परिक्रमण पथ का 1/27.5 भाग है वो हमेशा क्लियर करता है। अब माना कि, अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। पहले मैं प्रत्यक्ष ज्वार की बात कर लेता हूं जो 24 घंटे और 52 मिनट बाद आता है। देखो, किसी भी स्थान पर चंद्रमा जब सम्मुख होता है और जो ज्वार आता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्वार। एक ही समय में पृथ्वी के दो भागों पे ज्वार आएगा विद्यार्थियों। एक मिनट, हाँ, अब हम बात करें। एक ही समय में पृथ्वी पर
दो जगह ज्वार आएगा। जैसे मैं इस समय चंद्रमा यहां बना देता हूं, ये ए स्थान है, यहां पर अभी चंद्रमा है, तो ये ए स्थान है, यहां पर ज्वार आएगा, इस भाग में पृथ्वी की ज्वार आएगा, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्वार। ठीक है, इसके जस्ट ऑपोजिट भाग में यहां ए डैश है, इस स्थान पर ज्वार आएगा, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार। ये पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। ओके, और ये आता है चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण। दोनों चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। और अब जैसे ये ए स्थान है, ये ए स्थान 24 घंटे में घूम करके वापस अपने स्थान पर आएगा। तो इस ए स्थान को 24 घंटे में यहां से गुजरते हुए यहां से भी होकर के गुजरना पड़ता है। समझे इस बात को? तो एक समय वो चंद्रमा के सामने होगा तो प्रत्यक्ष ज्वार का शिकार हो जाएगा, और दूसरी तरफ चंद्रमा के ऑपोजिट जाएगा तो अप्रत्यक्ष ज्वार का शिकार हो जाएगा, जो अपकेंद्रीय बल की वजह से आता है। तो एक ही समय में पृथ्वी के दो हिस्सों पर ज्वार आता है, और 24 घंटे में एक स्थान दो ज्वार है वो ग्रहण करता है, या दो ज्वार पार करता है, एक प्रत्यक्ष ज्वार और दूसरा अप्रत्यक्ष ज्वार। अब चलो वो 24 मिनट वाला क्या माजरा है, मैं चंद्रमा को यहां रोक देता हूं, यानी चंद्रमा की परिक्रमण गति को हम 0 कर देते हैं। पृथ्वी भी घूमती है, चंद्रमा भी घूमता है, अपने अक्ष पर भी घूमता है और पृथ्वी के चारों ओर भी घूमता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता है, उसका ज्वार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यह ध्यान रखना। कभी कभार आता है चंद्रमा की परिभ्रमण गति का क्या प्रभाव है, परिभ्रमण गति जो अपने अक्ष पर घूमता है उसका कोई प्रभाव नहीं है। यानी ज्वार भाटे में कौन कौन डिस्टर्बेंस करता है, मैं आपको यह बता देता हूं। जब हम ज्वार की बात करते हैं तो ज्वार में मूल एक तो होता है पृथ्वी की घूर्णन गति, घूर्णन कह दें या परिभ्रमण गति, घूर्णन गति या परिभ्रमण, एक तो ये मूल जिम्मेदार है। और इसके अलावा एक जिम्मेदार है चंद्रमा का परिक्रमण, ये प्रभावित करता है। ठीक है, ये दो तो मेन है। अब एक कभी कभार आता है, क्या पृथ्वी की परिक्रमण गति भी प्रभावित करती है? पृथ्वी की परिक्रमण गति, परिक्रमण गति जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, क्या उसका भी कोई रोल इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? उसका इफेक्ट होता है। अब जैसे हम अपसौर और उपसौर की बात करते हैं, अपसौर ज्वार और उपसौर ज्वार, यदि चंद्रमा परिक्रमण नहीं करती तो वो नहीं आते, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो हो गया ना। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति का प्रभाव है, लेकिन चंद्रमा की जो घूर्णन गति है उसका कोई प्रभाव नहीं है। चंद्रमा की घूर्णन गति है, घूर्णन कह दें या परिभ्रमण गति है, इसका कोई रोल नहीं है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। वो जो अपने अक्ष पर घूमता है उसका कोई रोल नहीं है। हाँ, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसका रोल जरूर है। तो अब ये 52 मिनट वाला देख लेते हैं। अब पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर ऐसे घूमती हुई 24 घंटे में वापस इस ए स्थान पर आ जाएगा, यानी ये ए स्थान है वो वापस इस कंडीशंस में आ जाएगा, यानी 360 डिग्री घूम जाएगा। तब तक ये जो भाग है, यानी चंद्रमा जो यहां था, वो चंद्रमा अपनी परिक्रमण पथ पर आगे बढ़ चुका होगा। कितना आगे बढ़ चुका होगा? अपने टोटल रोटेशन मार्ग का 1/, रिवोल्यूशन मार्ग का, परिक्रमण पथ का 1/27 भाग आगे बढ़ चुका होगा। यानी पहले ये इसकी सीधी डायरेक्शन पड़ती थी। ठीक है, अब वो स्थान, वो चंद्रमा यहां आ गया है। अब चंद्रमा यहां है, और अब यदि इसकी सीधी डायरेक्शन मारी जाए तो यह चंद्रमा का सीधा प्रभाव यहां पड़ रहा है। इसका मतलब 24 घंटे में पृथ्वी घूम गई, लेकिन अब ज्वार नहीं आएगा 24 घंटे बाद। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चंद्रमा थोड़ा आगे निकल चुका है। तो अब चंद्रमा का ये जो भाग है इसको पार करना पड़ेगा। ये जो मार्ग है ना, ये मार्ग, इस मार्ग को पृथ्वी को पार करना पड़ेगा। ये मार्ग पार करने में पृथ्वी 52 मिनट एक्स्ट्रा समय लेती है। कितना? 52 मिनट। तो हर प्रत्यक्ष ज्वार के बाद अगला जो प्रत्यक्ष ज्वार होगा वो 52 मिनट बाद आएगा, यानी 24 घंटे और 52 मिनट बाद आएगा। ठीक है, और यदि हम इसकी परिक्रमण, इसकी जो अप्रत्यक्ष ज्वार की बात कर लें कि चलो पहला प्रत्यक्ष ज्वार आया, उसके बाद अप्रत्यक्ष ज्वार कितने टाइम बाद आएगा,
तो पहले प्रत्यक्ष ज्वार के बाद अगला अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा 12 घंटे और 26 मिनट बाद। आप कहोगे सर यहां 26 कहां से आए? 26 इसलिए आए कि ये ए स्थान 12 घंटे बाद यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो ये तो इस स्थान का ऑपोजिट है, जबकि चंद्रमा 12 घंटे बाद यहां आ जाएगा, तो इसका ऑपोजिट पड़ता है ये वाला भाग। अब पृथ्वी को यहां आने में 26 मिनट का समय लगेगा, तब वो 26 मिनट एक्स्ट्रा जाते हैं। ओके, तो ये 52 मिनट और 26 मिनट का बात हो गया। किसी स्थान पर एक ज्वार आने के 6 घंटे, ध्यान से सुनना, किसी स्थान पर एक ज्वार आने के 6 घंटे और 13 मिनट बाद भाटा आता है। अब ये बहुत लॉजिकल बात है, कितना? 6 घंटे और 13 मिनट बाद। अब इस स्थान पर, जैसे ये स्थान है, यहां अभी ज्वार आया है, इस भाटा कहां आएगा? जब ये स्थान यहां आ जाएगा तब भाटा आएगा 90 डिग्री के एंगल पे। तो यहां आने में इसको लगभग 6 घंटे लगेंगे, लेकिन 6 घंटे में चंद्रमा थोड़ा आगे खिसक चुका होगा, तो उस स्थान के 90 डिग्री आने में इसको 13 मिनट का समय है वो लग जाएगा। ओके, तो ये ज्वार की और भाटा की बात हो गई। इसके अलावा इसमें 2 चीजें और आती है कभी कभार, वो भी मैं आपको बात कर देता हूं। जैसे इस पृथ्वी की घूर्णन गति का चंद्रमा के ज्वार पर क्या असर पड़ता है, तो ये थोड़ा सा विद्यार्थियों ध्यान रखना, घूर्णन गति का क्या असर पड़ेगा। किसकी घूर्णन गति की बात कर रहे हैं हम? पृथ्वी की। देखो, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो पृथ्वी तेज दौड़ेगी, तेज दौड़ेगी तो जो ज्वार का गैप है वो कम हो जाएगा। तो पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो ज्वार में समय कम लगेगा, समय में कम अंतर आएगा, नहीं तो जैसे वो 52 मिनट वगैरह का जो अंतर आता है वो अंतर कम हो जाएगा। अब गति कितनी बढ़ा रहे हो वो आप पर डिपेंड करता है, और यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को कम कर दिया जाए तो जो समय का अंतर है वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो, इसमें जो प्रश्न आते हैं वो घूर्णन गति को दोगुना कर दिया जाए या आधा कर दिया जाए, ऐसे प्रश्न आते हैं। अब मैं सीधा प्रत्यक्ष ज्वार से आपकी बात करवाता हूं कि जैसे हम घूर्णन गति की प्रत्यक्ष ज्वार की बात करें, ठीक है, तो प्रत्यक्ष ज्वार आता है 24 घंटे और 52 मिनट बाद, ठीक है। अब यदि हम पृथ्वी की घूर्णन गति को दुगना कर दें तो क्या असर पड़ेगा? पृथ्वी की घूर्णन गति को दुगना कर दिया जाए तो दुगना करते ही जो 24 घंटे बाद, 24 घंटे और 52 मिनट बाद आता था, तो 24 दुगना करते ही पृथ्वी आधे टाइम में पूरा कर लेगी। आधा टाइम कितना? 24 घंटे का 12 घंटे और 52 मिनट का 26 मिनट, यानी अब पृथ्वी है वो 12 घंटे और 26 मिनट में अपना चक्कर पूरा कर लेगी। ये तो असर होता है पृथ्वी की घूर्णन गति को दुगना करने का। और यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को कर दिया जाए आधा, पृथ्वी की घूर्णन गति को आधा कर दिया जाए, आधा करते ही टाइम इससे डबल हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा? 48 घंटे और 104 मिनट हो जाएगा। 48 घंटे और 104 मिनट। अब इन 104 मिनट को वापस घंटों में भी आप बदल करके इसका जिक्र कर सकते हैं। ये तो असर होता है पृथ्वी की घूर्णन गति का। चंद्रमा की परिक्रमण गति का क्या असर होता है? देखो, चंद्रमा की परिक्रमण का असर थोड़ा उल्टा होगा। देखो, यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति में कोई छेड़छाड़, देखो अभी यहां जो मैंने चीज बताई है ये प्रत्यक्ष ज्वार की बात बताई है, इसको यदि अप्रत्यक्ष ज्वार पे लागू करते हैं या अगले ज्वार पे लागू करते हैं कि अगले ज्वार में क्या असर होगा, तो फिर यहां 24 घंटे 52 मिनट के बजाय 12 घंटे 26 मिनट के साथ कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब ये थोड़ा स्लाइड लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा सॉर्ट आउट कर रहा हूं। चंद्रमा की परिक्रमण गति का क्या असर होगा? तो परिक्रमण गति को यदि हम यथावत रखें तो अगला प्रत्यक्ष ज्वार है वो कब आएगा? 24 घंटे और 52 मिनट बाद आएगा। चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है, इसी वजह से तो 52 मिनट लग रहे हैं, राइट। इसी वजह से कितने लग रहे हैं? 52 मिनट। लेकिन ध्यान रखना, यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति को, यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति को हम आधी कर दें, सॉरी बढ़ा दें, दुगना कर दें,
चंद्रमा की परिक्रमण गति को दुगना कर दे, तो दुगना करते ही असर किस पे पड़ेगा? केवल 52 मिनट पे पड़ेगा, 24 घंटे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 24 घंटे पे असर क्यों नहीं पड़ेगा? कि 24 घंटे का लॉजिक तो पृथ्वी का है, 52 मिनट का लॉजिक किसका है? 52 मिनट का लॉजिक है परिक्रमण का। तो जैसे ही चंद्रमा की परिक्रमण गति को आपने दुगना किया, दुगना करते ही इस पर आपका 52 मिनट के बजाय कितना हो गया? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 104 हो गया। तो 104 मिनट इसमें फर्क पड़ जाएगा। ओके, किस पर? प्रत्यक्ष ज्वार पर पड़ेगा। 24 घंटे और 104 मिनट लग जाएंगे। 24 घंटे का असर पृथ्वी का है, 52 मिनट का असर किसका है? चंद्रमा का है। तो इस 52 घंटे का यदि आपकी चंद्रमा की परिक्रमण गति डबल हो गई तो पृथ्वी को 104 मिनट लग जाएंगे वहां जाने में। और यदि इसको आधा कर दिया जाए, यदि इसको आधा कर दिया जाए तो 52 मिनट के बजाय 26 मिनट का अंतर आएगा। ओके, ये केवल इन मिनटों में अंतर होगा, 24 घंटे में इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 24 घंटे का जो माजरा है वो रहेगा पृथ्वी के संबंध में, और ये 52 मिनट और ये माजरा रहेगा चंद्रमा के संदर्भ में। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। हिंद महासागर की तली पर, हाँ नेक्स्ट प्रश्न, हिंद महासागर की तली पर निम्न में से जो सबसे लंबी कटक है? कार्लसबर्ग कटक, 90 डिग्री पूर्वी कटक, मध्य हिंद महासागरीय कटक, दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागरीय कटक। हिंद महासागर में सबसे लंबी कटक है वो 90 डिग्री पूर्वी कटक है। उसके बाद नेक्स्ट, महासागरों की सतही धाराओं के चलने का प्रमुख कारण क्या है? यानी ये बात पूछ रहा है धाराओं के चलने का कारण क्या है। एक बात और है, ये पूछ रहा है मुख्य कारण क्या है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। तापक्रम की भिन्नता, घनत्व की भिन्नता, वायु क्रिया या कॉरियोलिस बल, ये तो सारे एक जैसे दिखने वाले हैं कि ये सारे इफेक्टिव कर रहे हैं, लेकिन वो पूछ रहा है मुख्य कौन है, तो इसमें आपका मुख्य होगा वायु क्रिया। ठीक है, अब देखो आप कहोगे सर तापक्रम की भिन्नता के कारण भी चलती है, उसने तो केवल मुख्य का पूछा है, जिम्मेदार ये भी है, तापमान भिन्नता भी जिम्मेदार है, घनत्व भिन्नता भी जिम्मेदार है, यानी ये चलने के लिए जिम्मेदार है, ये गति प्रदान करेंगे, ये भी गति प्रदान करेंगे, ये भी गति प्रदान करेंगे। लेकिन कॉरियोलिस बल गति प्रदान नहीं करेगा, ये केवल धारा की दिशा के लिए जिम्मेदार है, और धारा को मूल उत्पन्न कौन करता है? वायु की क्रिया करती है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ फैली प्रवाल भित्ति किस प्रकार की प्रवाल भित्ति? देखो प्रवाल भित्तियों के प्रकार है, आपने पढ़े होंगे, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, एटोल और प्रवाल वलय, प्रवाल द्वीप वगैरह। उसमें से ये जो आपकी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे जो ग्रेट बैरियर रिफ जिसको कहते हैं, वो क्या है? तटीय भित्ति है, रोधी भित्ति है, एटोल है, प्रवाल है। वैसे उसके नाम में भी उत्तर है, ये रोधी है, रोधी मतलब बैरियर, बैरियर भित्ति है। ये जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पे है, विशेष करके ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पे मिलेगी आपको? उत्तरी पूर्वी तट पे मिलेगी, 9 डिग्री से लेकर के 22 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में मिलेगी विद्यार्थियों। ओके, और लगभग ये भित्ति कितनी है? 1600 किलोमीटर लंबी है, और इसका उत्तरी सिरा है वो तट से दूर है, और दक्षिणी सिरा है वो तट के नजदीक है। नेक्स्ट, किसका मानना था कि सभी प्रवाल भित्तियां तटीय भित्तियों के रूप में बनी और बाद में निमंजन के कारण ऊपर आ गई? बहुत गजब की बात लिखी है, ये है डार्विन का अवतलन सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, डार्विन का अवतलन सिद्धांत। डार्विन हमेशा ये कहता था कि प्रवाल भित्तियों का कर्म होता है, सबसे पहले तटीय प्रवाल भित्ति बनती है, और उसके बाद उन्मंजन की क्रिया के कारण, अर्थात या तो तट नीचे गया है या सागर तल ऊपर आया है, उसकी वजह से अवरोधक प्रवाल भित्ति बनेगी, और उसके बाद में एटोल बनेंगे। नेक्स्ट, महाद्वीपीय मग्न तट महासागरीय तल के उच्चावच का किस क्रम का स्थल रूप है? गजब, आपने देखा होगा उच्चावचों के 3 क्रम होते हैं, यानी श्रेणी होती है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के। ये पूछ रहा है कि महासागरीय तट, जो मग्न तट है वो किस श्रेणी का उच्चावच है? फिजिकल ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो आएगा ये आपके द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आएगा, ध्यान रखना। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में कौन आते हैं? महाद्वीप और
महासागर, ये दो तो है प्रथम श्रेणी के उच्चावच। इन प्रथम श्रेणी के उच्चावचों पर अंतर्जात बलों के कारण जो परिवर्तन आता है उससे जो स्थल रूप बनते हैं वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, मग्न तट, ढाल, ये सब इसमें आते हैं। और तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंदर विशेष करके बहिर्जात बल अर्थात अपर्दन और अपक्षय से निर्मित जो स्थल रूप है, जैसे नदियां जो स्थल रूप बना रही है, हिम नदियां जो बना रही है, जैसे घाटी हो गया, कैनियन हो गया, गर्ज हो गया, वो तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में आएंगे। उसके बाद है किन अक्षांशों पर महासागरीय जल में लवणता सर्वाधिक पाई जाती है? 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40 और 40 से 70, 60। वैसे इसने उत्तरी दक्षिणी कुछ लिखा नहीं है, बट इसमें 20 से 40 डिग्री आपका सही होगा। ये उत्तरी गोलार्ध की सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र है, और दक्षिणी गोलार्ध में 15 से 30 तक है, लेकिन उसने 10 दे दिया तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। 20 से 40 ये सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र है। उसके बाद में नेक्स्ट, महासागरीय गर्तों में सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? टोगा, मैरियाना, पोर्टोरिको या कमचटका? तो ये तो आप सब जानते हैं, मैरियाना जो उत्तरी प्रशांत महासागर में पाया जाता है वो संसार का सबसे गहरा गर्त है। तो ये हो गया आज का आपका चैप्टर। इस चैप्टर में आज हम इतने ही प्रश्नों पर बात करेंगे, फिर आगे हम किसी अगले ज्योग्राफी के पार्ट पर बात करेंगे। धन्यवाद।